यस, गुड आफ्टरनून। चैप्टर 3 है हम लोगों का बस की यात्रा। लेखक हैं इसके हरिशंकर परसाई। ये स्टोरी कुछ इस तरह से बस के सफ़र में बस की क्या हालत हो रही है उस बस में सफ़र करने के विषय में बताई गई है। ओके, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। 5 मित्र थे। अब हम 5 मित्र का मतलब क्या हुआ? यहाँ हम कौन है? हम मतलब कौन है यहाँ पर? लेखक और उसके दोस्त। लेखक, ठीक है, क्योंकि ये लेखक के द्वारा लिखा हुआ है तो इसलिए लेखक अपने बारे में बता रहा है, वो जो घटना है उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। हम 5 मित्रों ने तय किया। तय करना मतलब निश्चय करना, निश्चय करना है ना, इरादा बना लेना, किसी चीज़ के लिए इरादा बना लेना। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलेगी। पन्ना क्या है और सतना क्या है? जगह का नाम। हाँ, पन्ना और सतना, यानी पन्ना और सतना। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलेगी, जो जबलपुर, एक सेकेंड, बेटा टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो, दिक्कत होती है बार बार। सतना के लिए घंटे भर बाद में मिलेगी। घंटे भर बाद मतलब 1 घंटे के बाद में मिल जाएगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। यानी कि वहाँ पर जाएंगे तो हमको वहाँ से क्या मिल जाएगी? जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी। अब देखिए, सुबह घर पहुँच जाएंगे और सुबह तक घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है। हाजिर होने का मतलब क्या होता है? हाजिर का मतलब होता है उपस्थित। अच्छा, यहाँ से दे रखा है क्या? उपस्थित। लिखते जाइए आप बुक में जो शब्द आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो टिपिकल दिख रहे हैं उनको दिखते जाइए, लिखते जाइए। उपस्थित का, हाजिर का मतलब होता है उपस्थित होना। हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी थी। वापसी का मतलब होता है लौटना। वापसी का मतलब लौटना। वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि बेटा टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो, डिस्टर्ब होता है ना बाकी बच्चों को। अर्पित, मीना, थोड़ा टाइम का ध्यान रखा कीजिए बेटा, बार बार डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में। जो भी बच्चे अभी खुद देख रहे हैं कि कितना दिक्कत आ रही है, बार बार लिंक टूट जाता है उसमें। ओके, अब देखिए, यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। देखिए, जब जिसको किसी चीज़ का तजुर्बा होता है ना तो उसकी वो राय देता है। जब आपके पेरेंट्स से कई बार राय देते होंगे किसी काम को कि नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आपको बुरा भी लगता होगा, तो कौन दे सकता है? जिनको किसी चीज़ का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। कौन नहीं करते? समझदार आदमी। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्न पूछा जा रहे हैं कि भाई सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए रात को, क्या डाकू मिलते हैं? क्योंकि रात होने का मतलब लोगों को यही खतरा रहता है कि शायद वहाँ डाकू होंगे। बस नहीं, बस डाकिन है। अब डाकिन का मतलब क्या होता है? जो लोगों को खाने वाली। तो यहाँ पर लोगों को खाने वाली क्यों बताया गया है? कि बस में जाकर के वहाँ बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है, इसीलिए बस को यहाँ डाकिन के रूप में बताया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, बस की स्थिति दिख रही है सबको, क्या हालत हो रही है, बस कैसी है? सारे ग्लास टूटे पड़े हैं, दरवाजे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, सब ये हैं, सब टूट फूट हो रही है। इसकी स्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि बस की वास्तविकता क्या है। इसी कारण से, क्योंकि वो एक तो दिखने में भी कुरूप है वो बस,
है ना, खूबसूरत नहीं है, सुंदर नहीं है। तो एक तो दिखने में कुरूप है और दूसरा लोगों को उससे परेशानी होगी, इसीलिए बस को डाकिन बताया है। आगे नेक्स्ट देखिए, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब श्रद्धा कब उमड़ती है? श्रद्धा जिसको होता है ना कि बहुत, जो हमसे बहुत बड़ा हो, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हो, केवल हाथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या श्रद्धा शब्द क्यों आया? व्यंग किया गया है। ओके, यहाँ पे व्यंग किया गया है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब बहुत अधिक उम्र की। जैसे बहुत अधिक उम्र का व्यक्ति कैसा होता है? बिल्कुल उसका शरीर बिल्कुल निचुड़ जाता है, जैसे बहुत उसमें क्या हो जाता है, ढल जाता है शरीर, है ना, उसमें खूबसूरती नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार से जो बस है वो भी ऐसी लग रही थी। वयोवृद्ध मतलब काफ़ी सालों पुरानी, यानी बुजुर्ग हो गई हो, ऐसा लग रहा था। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। सदियों यानी सालों से, मानो कई सालों से उसके ऊपर काफ़ी अनुभव के निशान उस पर लगे हुए थे। निशान के मतलब लगे थे कि कई सालों से वो चल रही है, इसके कारण उसकी दुर्दशा ऐसी हो गई है। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि लोगों को एक तो ये लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति, उसको क्या आप कोई सामान पकड़ाना चाहोगे क्या? नो मैम। आप जैसे मान लो इसको इस तरह से समझो, मान लो स्टेशन पे गए हो, स्टेशन पे सामान उठाने वाले कौन होते हैं? कुली होते हैं ना, जो सामान उठाते हैं हमारा। यस मैम। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से कोई बहुत बुजुर्ग बूढ़ा सा होगा, मजबूरी के कारण वो वहाँ पे वह नौकरी कर रहा है, तो क्या आप उसको अपना सामान देना पसंद करोगे? नो मैम। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो आप सोचोगे कि नहीं इतना बूढ़ा बुजुर्ग है, इससे इस तरह से काम करवाना ठीक बात नहीं है। इतने बुजुर्ग व्यक्ति से, कि हम तो जवान हैं, हम नहीं उठा सकते, तो ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे उठाएगा? दूसरा, आपको ये डर लगेगा कि इस बूढ़े व्यक्ति को अगर हम सामान देंगे और कहीं गिर गया तो टूट ना जाए, दोनों तरह का खतरा रहेगा, तो आप उस व्यक्ति से काम करवाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से उस बस की जो स्थिति देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में है, तो इस पर बैठेंगे तो उसके ऊपर वजन आएगा, यानी कष्ट होगा। क्लियर? यह बस पूजा के योग्य थी। पूजा के योग्य मतलब उससे ऐसा लग रहा था उसकी स्थिति देख करके इसको सिर्फ एक रख दो, पूजा के योग्य हो गई है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? सवार यानी उसमें उसकी सवारी, यानी बैठ कैसे सकते हैं? नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 14 पर। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार यानी होते ना कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, उसमें काम करने वाले, उससे लिंक जिनका होता है वो, तो वो भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? आप देखो, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ व्यंग में बात की जा रही है कि क्या ये बस चलती भी है? ठीक है, वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी? वो भी व्यंग में जवाब दे रहे, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी इन दोनों में व्यंग एक दूसरे के ऊपर व्यंग पूर्वक चर्चा की जा रही है कि वो देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि ऐसी दुर्दशा वाली बस है, वो क्या चलती भी है? उसने कहा हाँ चलती है, तो हम देखना चाहते हैं वो कैसी चलती है। उसने कहा अभी चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। देखिए, ये सारी पूरी जो बात की जा रही है व्यंग में ही बात की जा रही है। आगे है, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। उसका जो एक दोस्त था वो शायद डॉक्टर था, तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अब देखिए, ये भी वही व्यंग चल रहा है अभी भी। बस अनुभवी है यानी कि बहुत पुरानी है, उसकी दशा देख के हमको लग रहा है नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी इसमें सवार होना ज़्यादा विश्वसनीय होगा। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये सारी व्यंगपूर्ण चर्चा चल रही है यहाँ पर। आगे देखिए,
हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। मतलब उन सबको भी ऐसे देख करके ऐसा लग रहा कि मतलब ये लास्ट बार इस बस में सफ़र कर रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, यानी जीवन और मृत्यु तो चलता ही रहता है, यानी कि अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। तो जीवन का एक रूल है, एक नियम है कि आना और जाना तो चलता रहता है। राजा रंक फकीर, चाहे इस संसार में जो भी आया उसको एक बार जाना पड़ता है, यानी जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है, चाहे वो फिर राजा हो, रंक यानी भिखारी हो, और या फिर फकीर यानी मांगने वाला हो। कोई भी व्यक्ति हो जो इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। अगर तुम इस बस में जा रहे हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। कूच यानी एक स्थान से दूसरे, कूच का मतलब होता है एक स्थान से, लिख लीजिए बुक में, दूसरे स्थान पर जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मतलब होता है कूच करना। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। आगे, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। स्टार्ट का मतलब होता है, स्टार्ट मतलब चालू हो गया। चालू हो गया, चालू हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये इंजन क्या होता है, बस में आगे छोटा सा लगा होता है, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था यानी कि पूरी बस भी क्या है, इंजन के समान ही है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। खड़खड़ खड़खड़ उसकी जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो आवाज़ इतनी तेज हुई जैसे लग रहा था कि मानो हम इंजन में बैठे हो। इंटरेस्टिंग नहीं है क्या कहानी? मज़ा नहीं आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है ना? तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो तब, ठीक है। कांच बहुत कम बचे थे। अब यहाँ कांच कम बचे थे कि मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सारे कांच टूटे हुए थे। खिड़की के में जो कांच लगे होते हैं, बस में जो खिड़कियां होती हैं उसमें कांच लगा होता है, तो कांच टूट चुके थे। मतलब वो इतनी खड़र खड़र करके चलती थी तो वो सारे कांच टूट चुके थे और बहुत कम खिड़कियों में कांच बचे थे। जो बचे थे उनमें हमें बचना था। अब देखें इस शब्द का क्या अर्थ हुआ कि जो कांच बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब यानी कि ऐसा नहीं कि जो कांच थोड़े बहुत टूटे फूटे लगे हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि बस की खड़खड़ चल रही है तो वो कहीं टूट के हमें चुभ ना जाए। इसलिए इसमें लिखा है कि वैसे तो बहुत कम बचे थे और जो बचे हुए थे उनसे हमको बचना है, यानी हमें चोट ना पहुंचा दे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अपने आप को बचाने के लिए फौरन, मतलब फौरन का मतलब होता है उसी क्षण, फटाफट। हाँ उसी क्षण सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था कि मानो वो इंजन आगे ना होकर के हमारी सीट के नीचे ही आ गया हो। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर, एक सेकंड, देखिए पिक्चर दिख रहा है। यहाँ पे खिड़कियों में कांच नहीं है, खिड़कियों में कांच नहीं है और लोग ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं। और जो ये है, ये देखिए ये भी सब टूटी फूटी लगी हुई हैं, कैसे तैसे बांध करके इसको लगा रखा है ना। व्यवस्था कैसी है, बस की हालत कैसी है। और ये 4 दोस्त बताए गए हैं जो उसमें सफ़र कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल, जितने साल हो गए उतने साल इस बस को हो चुके होंगे और उस इतने साल पुरानी है। यानी कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब की शायद ये बस है। और उस समय मतलब वो जवान रहेगी, जवान का मतलब है कि वो उस समय शायद नई रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ट्रेनिंग मिलने का मतलब समझते हो क्या होता है? किसी चीज़ को सीखना, यानी आप वो चीज़ अभी सीख रहे हो। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था।
असहयोग का आंदोलन में भी यही था, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। तो उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था एक हिस्सा जो है वो दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको सहयोग ना कर रहा हो। ठीक है, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। जैसे उस समय सविनय आंदोलन में था कि एक दूसरे को अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, एक दूसरे का कहा न मानना, यानी अंग्रेजों की जो भी बात नियम होंगे उनको हम नहीं मानेंगे। ठीक उसी प्रकार ऐसे लग रहा था कि बस के जितने भी हिस्से हैं वो एक दूसरे को सहयोग ना कर रहे हों। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसमें से सीट जो है वो उस जिस जगह वो फिट होनी चाहिए वहाँ से छोड़ करके आगे निकल जाएगी। और कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। आ गया यहाँ तक समझ में? 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी कि जब 8-10 मील तक वो बस चल चुकी थी तो सारे भेदभाव मिट गए। मतलब क्या हुआ कि जो भी गलतफहमियां थी वो सब दूर होने लग गई। थोड़ा सा इसको, हाँ, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पे भी व्यंग कसा जा रहा है कि ऐसा लग रहा था कि मानो उस सीट पर हम बैठे हैं या सीट पर हम बैठे हैं या हमारे ऊपर सीट बैठी है। मतलब वो जो बैठे हुए तो बिल्कुल अधर होकर के बैठे हुए थे कि कहीं टूट नहीं जाए, अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा लेंगे तो कहीं वो टूट ना जाए। एकाएक बस रुक गई। अब चलते चलते क्या हुआ, अचानक। एकाएक का मतलब होता है अचानक। लिखते जाइए बेटा, अचानक। अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। देखिए, अब अच्छी भली बस चल रही थी और चलते चलते पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो बस का आगे जाना मुमकिन ना था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और उसे बगल में रख दिया। बगल में मतलब एक तरफ रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, और नली के द्वारा, पाइप के द्वारा वापस इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को के मुंह में दूध की शीशी लगा करके रखती है। ऐसा लग रहा था कि मानो बस को पेट्रोल पिलाया जाएगा, जैसे कि उसको बॉटल से दूध पिलाते हैं बच्चे को, ठीक उसी प्रकार से जो बस है उसको पेट्रोल पिलाया जाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो चुकी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था और ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। प्राकृतिक दृश्य मतलब जब वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, जो पेड़, झरने, पहाड़, पर्वत, रास्ते आ रहे थे, खेत वगैरह आ रहे थे, उसको बोला है प्राकृतिक दृश्य। बहुत ही लुभावने यानी मन को मोह लेने वाले। इसका मतलब होता है मन को मोह लेने वाले। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। यानी कि जो रास्ता था वो ऐसा था कि जब हम बस से सफ़र करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि रास्ते में पेड़ आते हैं, तो यहाँ पे भी वही थे कि दोनों तरफ पेड़ लगे रहते और जिन पर पक्षी भी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। देखिए, एक प्रश्न भी बन जाता है कि अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्यों समझ रहा था? कि उनको डर था कि कहीं वो पेड़ से टकरा नहीं जाए, इसलिए वो पेड़ के पास से जैसे जाते तो ऐसे लगता था कि वो दुश्मन है, अगर उससे बस टकरा गई तो हम मर जाएंगे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता और झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। ये डर था कि अगर मान लो इसके ब्रेक फेल हो गए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस झील में हमारी बस गिर जाए। एकाएक बस रुकी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तरकीबें मतलब उपाय किए। हाँ, पर वह नहीं चली।
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। वही बात आ गई कि किसी की बात नहीं मानना, यानी पुर्जे आपस में बस की बात नहीं मान रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि क्षीण, है ना, अभी भी, क्योंकि अपनी चीज़ को कोई भी ख़राब नहीं बताता, कितनी भी ख़राब चीज़ हो हर दुकानदार अपनी चीज़ को अच्छी बताएगा, और वो उसका हिस्सेदार था तो क्या कह रहा है, बस तो फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इत्तेफाक, ये तो जिसको बोलते हैं ना आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, बाई चांस, है ना, कि एक इत्तेफाक की बात है कि बस के संग ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्षीण चांदनी में, क्षीण यानी मतलब हल्की चांदनी में, वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर देख करके कि दया आ रही हो। लगता जैसे कोई वृद्धा थक करके बैठ गई। अब यहाँ पे बस को वृद्धा बताया, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत क्यों बताया गया है, क्योंकि जैसे बस स्त्रीलिंग है उसी प्रकार से जो वृद्धा है वो भी स्त्रीलिंग है, इसी कारण से उस बस को वृद्धा बताया है। हमें ग्लानि हो रही थी, ग्लानि का मतलब होता है शर्मिंदी। हाँ, हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आए, मतलब हमें दुख हो रहा था कि इसकी ऐसी जब हालत है तो हमको इसमें चढ़कर नहीं आना चाहिए। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब प्राणों का अंत, प्राणों का अंत हो जाना यानी मर जाना, नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, प्राणों का अंत, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब होता है सुनसान, ठीक है, बियाबान मतलब सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब होता है अंतिम क्रिया। अंतिम क्रिया, उनको ये डर था कि अगर बस अब बिल्कुल नहीं हुई तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़े। यानी क्योंकि अंतिम क्रिया क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर बस को किसकी जैसे माना गया है, एक वृद्ध स्त्री की तरह, वृद्ध स्त्री की तरह माना गया, इसीलिए उसने कहा कि जैसे इस मनुष्य का मरने के बाद अंतिम क्रिया की जाती है, ठीक उसी प्रकार से बस को जब एक औरत के समान माना गया है, इसलिए कहा है कि इस सुनसान इलाके में इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। चलिए आगे है, हाँ, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसे सुधारा। बस आगे चली, सुधारा मतलब ठीक किया, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। चाल कम होना मतलब उसकी गति थोड़ी और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी मतलब जो उसकी हेडलाइन थी, जिससे कि रोड पर लाइट होती है, जिससे कि कहीं कुछ आ नहीं रहा हो, दिख रहा होता है, वो आंखें भी मतलब वो लाइट भी डिम हो गई थी, यानी कम हो गई थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, तो इस कारण से उस बस की ड्राइवर ने उसकी गति भी क्या कर दी थी, बहुत धीमे कर दी थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। जैसे ही चलाते वक्त कोई पीछे से गाड़ी आती तो डर के मारे वो ड्राइवर जो है उस बस को थोड़ा साइड में खड़ी कर देता था और कहते, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी यहाँ पे भी देखो व्यंग कसक के कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वृद्धा के समान माना गया है इसको। तो जैसे वृद्ध स्त्री कह रही हो किससे, पीछे आने वाली बस से, कि बेटा निकल जाओ, अब अपनी उम्र इतनी तेज चलने की नहीं है। जैसे कि रास्ते में मान लो जब कोई वृद्ध व्यक्ति वहाँ से आपके साथ निकल रहा हो, आप कोई गाड़ी या अपनी स्कूटी या कार लेके निकल रहे हो, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति साइड में खड़ा हो जाते हैं और हाथ से इशारा कर देते हैं कि तुम जाओ आगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब देखिए उसकी लाइट तो खराब हो ही गई थी, अब आगे थोड़ी सी दूर जब चले तो फिर क्या खराब हो गया उसका टायर। क्योंकि टायर में से वो बैठ क्यों गया, क्योंकि उसमें से हवा निकल गई थी। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। जब एक तरफ के टायर में से हवा निकल गई तो वो एक तरफ बस न्यू इस तरह से बैठ गई।
अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में भी गिर जाती, यानी कि अगर तेज गति में होती तो गिर सकता, मतलब अगर मान लीजिए चलती गाड़ी में एकदम से हवा निकल जाएगी टायर की या पंचर हो जाएगा तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और गिर सकती थी, लेकिन स्पीड कम थी इसलिए बच गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब उस कंपनी के हिस्सेदार पर ही वो श्रद्धा जाहिर कर रहे हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग की ऐसे मतलब अपने समर्पण की ऐसी भावना, दुर्लभ का मतलब होता है बहुत कम देखने को मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना सही उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब वो इतना बड़ा बलिदान दे रहा है इस बस में सफ़र करने का, तो उसका सही से उपयोग नहीं, यही अगर वो कहीं और काम में लेता अपने इस बलिदान को तो शायद कोई फ़ायदा होता। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। किसको आंदोलन का नेता होना चाहिए था? कंपनी के हिस्सेदार को। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर हमारा इंतज़ार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, पर टायर नहीं बदला। व्यंग पूर्ण चल रहा है सारा ये पूरी कहानी। बस ओके हो गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर, अब देखिए उस बस में जो दूसरा टायर होता है ना कि रास्ते में अगर पंचर हो जाती तो हम अपनी गाड़ी में दूसरा रखते हैं स्टेपनी, तो वो कह रहे हैं कि दूसरा टायर लगाया, लेकिन वो भी कैसा था? बिल्कुल घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना मतलब जगह पर, उस स्थान पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें लगा कि अब तो पहुंचना मुश्किल है। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी कि या तो इस बस में ही रहेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते इसकी स्थिति के कारण, और या फिर इस बस में भी रहे तो अंत में हम मृत्यु को प्राप्त होंगे और ईश्वर के पास में ही हमारे को पहुंचना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू रहा। और लास्ट में होता है ना कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशानी पीछा ही नहीं छोड़ती तो हम लोग उसकी आदी हो जाते हैं कि अब तो इसी माहौल में अपने को रहना है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा सोच करके जो लेखक और उसके मित्र थे वो हंसी मजाक करके वहाँ पे बात करने लगे और अपना समय व्यतीत करने लगे। ठीक है, कहानी कंप्लीट हो गई। हरिशंकर परसाई की थी। समझ में आ गया या कहीं कुछ प्रॉब्लम तो बता दीजिए। समझ में। ठीक है, चलिए ओके। कल हम अपना इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।